हेलो साथियों, आप सभी का एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग और राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और हमारी पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंदर दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, जो अपना विधानसभा, विधानमंडल और विधानमंडल का दोस्तों आज हमारा पूरा कर लेंगे। कल हमने पढ़ा था, छठी विधानसभा तक हम पढ़ चुके हैं। और विधानमंडल के बारे में कौन कौन सदन होते हैं, कहाँ पर, किस राज्यों में कौन सी विधान परिषद है, कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में है, इनकी योग्यताएं क्या है, अवधि क्या होती है विधानसभा की, विधानसभा के लिए कितनी सीटें हैं, कितने अपने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, यानी मंत्री बन सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब केवल हमारे जो विधानसभा के बारे में, जो आपका कार्यकाल है, इसके बारे में कौन कौन मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन कौन दोस्तों इस समय विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। मुख्यमंत्री हमने अलग से पढ़ लिए उस विधानसभा के, ठीक है ना। मुख्यमंत्री नहीं बताऊंगा, लेकिन विधानसभा में आपके सभी को पता है, एक आपका प्रतिपक्ष का नेता होता है, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है। ये कौन कौन थे, इनके बारे में हम सारी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी विधानसभा तक का वाले आपने क्लास नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखे, उसके बाद इस क्लास को देखेगा। सातवीं विधानसभा दोस्तों, सातवीं विधानसभा 1980 से लेकर 1985 तक, यानी 1980 से लेकर 1985 तक दोस्तों कौन सी विधानसभा रहती है? सातवीं। कांग्रेस को 133, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली दोस्तों। याद रखना, कांग्रेस को इसमें कितनी मिलती है? पिछली छठी विधानसभा हमने पढ़ी थी, तब दोस्तों आपके कांग्रेस को कितनी मिली दोस्तों? 41 सीटें, जिसे दोस्तों क्या नहीं, गैर कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन दोस्तों वापिस चुनाव होता है 1980 में, उस टाइम दोस्तों कौन सी आपके कांग्रेस की सरकार वापस बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें ही मिलती है। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि यानी मध्यावधि चुनाव हुए थे दोस्तों, यानी बीच में दोस्तों चुनाव होते हैं। और सातवीं विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा थी और विधानसभा अध्यक्ष थे इसमें पूनम चंद बिश्नोई। ये आपके आपके पूनम चंद बिश्नोई जी, ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। और विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता की बात करें, वो बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। ये आपको सातवीं विधानसभा के बारे में याद रखना है। उसके बाद आती है दोस्तों आठवीं विधानसभा, और आठवीं विधानसभा में 1985 से लेकर 1990 आपके इसके अंदर। और दोस्तों इसमें विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद दोस्तों, ये दो आपके अध्यक्ष बनते हैं। और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत और केदारनाथ शर्मा, दो बनते हैं इनमें विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, यानी विपक्ष के नेता दोस्तों। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विपक्ष का नेता। नवी विधानसभा की बात करें 1990 से 1992, फिर दोस्तों कम अपनी रहती है दोस्तों, कम कार्यकाल रहता है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीट मिली और उसने जनता दल यूनाइटेड के 55 सदस्यों को सहयोग से सरकार बना ली, यानी गठबंधन वाली सरकार बने। और गठबंधन दोस्तों बने वो सरकारें टूटती है ज्यादातर। भैरों से शेखावत दूसरी बार सीएम बनते हैं। एक तो सातवीं विधानसभा में सीएम बनते हैं, फिर दोस्तों आपके जो नवी विधानसभा उसमें भी भैरों से शेखावत आपके क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यानी यूनाइटेड के साथ दोस्तों गठबंधन से सरकार बनाई जाती है। और विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है हरिशंकर भाबड़ा को। और विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता बनते हैं हरिदेव जोशी, आपके याद रखना है। उसके बाद राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड के समर्थन वापस ले लिया और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। और राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव होते हैं। पहले दोस्तों 1980 वाले चुनाव होते हैं पहली बार, उस समय विधानसभा भंग हो जाती है। और ये भी गठबंधन से सरकार बनती है। और गठबंधन दोस्तों जब राम मंदिर अयोध्या वाला आंदोलन चल रहा है दोस्तों इस प्रकार का, उस समय दोस्तों क्या जो यूनाइटेड या जनता दल यूनाइटेड है उसने क्या ले लिया था? बीजेपी से समर्थन वापिस ले लिया था। तो दोस्तों क्या यहाँ पर आपके सरकार गिर जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है समय से पहले ही, और आपके मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। राजस्थान में विधानसभा को दो बार भंग हुई है, छठी विधानसभा और नवी विधानसभा दोस्तों। छठी जो 1977 से लेकर 1980 तक थी, पहली तो वो होती है, और आपके नवी विधानसभा और भंग हो जाती है। 10वीं विधानसभा की बात करी जाए दोस्तों 1993 से लेकर 1998, विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपलोत, अपने समर्थन लाल मीणा, ये आपके तीन सदस्य आपके विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। और विपक्ष का नेता यानी प्रतिपक्ष का जो नेता विधानसभा का 10वीं विधानसभा, उसमें बनते हैं परसाराम मदेरणा दोस्तों। ये आपकी फोटो है परसाराम मदेरणा की, ये आपके प्रतिपक्ष के नेता बनते हैं, ये आपके 10वीं विधानसभा में। और उसके बाद 11वीं विधानसभा में 1998 से लेकर 2003 विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा है, ये आपके। और विपक्ष का नेता यानी प्रतिपक्ष का नेता भैरों सिंह शेखावत है। और गुलाब चंद कटारिया को दोस्तों बनाया जाता है आपके प्रतिपक्ष के नेता में, याद रखना 11वीं विधानसभा।
और उसके बाद आती है 12वीं विधानसभा, जिसमें दोस्तों 2003 से लेकर 2008 तक दोस्तों ये विधानसभा रहती है। और दोस्तों राजस्थान की पहली महिला सीएम की बात करें, वसुंधरा राजे, ये आपकी बनती हैं 12वीं विधानसभा में। प्रश्न किसी भी प्रकार पूछ ले, आपको याद रखना है। राजस्थान के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, ये आपके 12वीं विधानसभा के समय ही बनती है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, यानी 12वीं विधानसभा चल रही उसी वक्त आपके राज्यपाल बनते श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये आपके 12वीं विधानसभा के समय। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये आपके सुमित्रा सिंह है, और ये आपके प्रतिभा पाटिल, और ये आपके वसुंधरा राजे। ये तीनों दोस्तों कार्यकाल का संबंध करें, यानी कौन सी विधानसभा का कार्यकाल था, 2003 से लेकर 2008 की विधानसभा सत्र और 12वीं विधानसभा। उसके बाद आपके विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो एक तो बिड्डी कल्ला, ये बनते हैं, और एक राम नारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी, ये आपके 3 प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाते हैं। उसके बाद आती है 13वीं विधानसभा, और इसमें दोस्तों 2008 से लेकर 13, और इसमें विधानसभा अध्यक्ष बनते दीपेंद्र सिंह शेखावत, ये आपके सामने फोटो है। और विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता की बात करें तो एक तो बनते वसुंधरा राजे और एक बनते गुलाब चंद कटारिया, इसमें 2 बनते हैं, जो अशोक गहलोत वाली सरकार है 13वीं विधानसभा। उसके बाद 14वीं विधानसभा 2013 से 18 तक है, और विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, आपके विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो आपके कैलाश मेघवाल दोस्तों, इन्हें बनाया जाता है विधानसभा का अध्यक्ष। और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो रामेश्वर लाल डुड्डी को आपका विधानसभा का प्रतिपक्ष का यानी विपक्ष का नेता बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आती है 15वीं विधानसभा, 2018 से लेकर 2023 तक है। विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं सीपी जोशी, ये आपके सीपी जोशी हैं। और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो एक तो बनते हैं गुलाब चंद कटारिया और एक बनते हैं राजेंद्र राठौड़, ये आपके 2 बनते हैं विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता। अब अगली जो विधानसभा है, वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है दोस्तों, ये है आपकी 16वीं विधानसभा। और 16वीं विधानसभा 2023 से अब तक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी दोस्तों, ये आपके सामने है। ये दोस्तों आपके विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता की बात करें तो टीकाराम जूली, ये आपके टीकाराम जूली है, ये विधानसभा में विपक्ष के नेता है वर्तमान में। इसमें दोस्तों जो 16वीं विधानसभा, इसमें कुल मतदान की बात करें तो 74.45% क्या होता है, मतदान होता है। और जिसमें पुरुष का पूछ लिया जाए 74.53%, और महिला का बात करें 74.72। तो दोस्तों एक देखा जाए ना, महिला ने सर्वाधिक मतदान किए पुरुषों से, देखो 7 और आपके दोनों 19.19 महिलाएं दोस्तों प्रतिशत के अंदर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है 16वीं विधानसभा में। देखो ये आपका आगे पूछा जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो कुशलगढ़, जो पोखरण के अंदर है, जहां पर दोस्तों 88.13% कितना होता है, यहां पर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होता है, यहां पर टोटल विधानसभा मत यहां पर पड़ते हैं। और न्यूनतम मतदान वाला दोस्तों विधानसभा अहोर और सुमेरपुर, ये 2 दोस्तों विधानसभा है जहां पर सबसे कम मतदान किया जाता है। अब पूछी जाए 16वीं विधानसभा दोस्तों, जिसमें वर्तमान में कितनी महिला विधायक है, तो 20 महिला विधायक है, लगभग 10% दोस्तों, यानी कुल विधानसभा की सीटों का 10% महिला वर्तमान में क्या है, विधायक है। और इनमें से 80 महिलाओं की, यानी दोस्तों आपके शेड्यूल कास्ट की महिलाएं कितनी है, 7, और शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो आपका आता है महिला विधायकों की, एसटी की महिलाएं कितनी है, 2। तो दोस्तों आरक्षित वर्ग से कितनी है, 9 आपकी महिलाएं दोस्तों क्या है, विधायक है। और दोस्तों मैंने बताया था कितनी आरक्षित सीटें हैं, इसमें है क्या दोस्तों, आपने पढ़ाया था ना मैंने, 25 + 34 दोस्तों, ये आरक्षित सीटें हैं, 25 और आपके 34। 25 किसके लिए, एसटी और एससी के लिए, 34 दोस्तों ये आपके आरक्षित सीटें हैं। जिसमें से एससी ने दोस्तों 34 में से 7 ही आपके विधायक है जो आपकी जीती दोस्तों, महिलाएं, ठीक है ना। और आपके एसटी के अंदर देखा जाए तो दोस्तों आपकी 2 ये आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति दोस्तों किस प्रकार है, कौन कौन सी पार्टियां होती है, यहाँ पर किस प्रकार है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, 119 सीटें हैं। उसमें से राष्ट्रीय कांग्रेस के पास दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पास 66 सीट है। और भारतीय आदिवासी पार्टी है, इसके पास 4 सीट है। और बहुजन समाज पार्टी है जिसके पास 2 सीट है। और राष्ट्रीय जो आपका लोक दल है इसके पास 1 है। और निर्दलीय कितने विधायक है, 8 दोस्तों। यह भाजपा, यह कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, बीएसपी
और राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय उम्मीदवार 119 बीजेपी के पास। ये सीटें पूछी जा सकती है वर्तमान में दोस्तों, ठीक है ना, कितनी सीटें हैं 16 विधानसभा में किस पार्टी की। तो दोस्तों 119 विधायक है दोस्तों बीजेपी के, कांग्रेस के 66, भारतीय आदिवासी पार्टी के 4, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, बीएसपी के कितने हैं दोस्तों 2 सीट, और आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है इसके 1 विधायक, और निर्दलीय विधायक कितने 8। उसमें से देखा जाए महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी दोस्तों। अध्यक्ष मैंने बता दिया है, लेकिन उपाध्यक्ष पूछी जाए राजस्थान के प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तो दोस्तों कौन थी, एक बार चलिए कौन मैसेज कर रहा है, 1 मिनट। आपके तारा भंडारी दोस्तों, ये तारा भंडारी आपकी पहली आपकी महिला उपाध्यक्ष थी दोस्तों राजस्थान की विधानसभा की बनने वाली दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखा जाए राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों, यानी सबसे लंबा कार्यकाल है वो किस दोस्तों विधानसभा का है, तो दोस्तों 1957 से लेकर 1967 में रामनिवास मिर्धा, ये दोस्तों लगातार 10 साल तक क्या रहते हैं विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं, हमने पढ़ा था। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जो है आपके समर्थ लाल मीणा, जो मात्र 5 महीने दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं वह आपके पूनम चंद बिश्नोई, ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी रहे हैं। और जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर व प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं वो है महारावल लक्ष्मण सिंह दोस्तों, ये अध्यक्ष भी रहते हैं, प्रोटेम स्पीकर और विपक्ष के नेता भी रहते हैं। और विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लक्ष्मण सिंह बनते हैं दोस्तों। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों लक्ष्मण सिंह के पीछे, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम दोस्तों 1956 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे दोस्तों, जो यानी किस प्रकार विधानसभा का संचालन करना है, किस प्रकार कार्य करने, उसके बारे में नियम कब है 1956 में। इसमें इस नियम में कुल 25 अध्याय हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य अध्याय हम पढ़ेंगे दोस्तों कौन कौन से हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होगा, और सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होगा, इसके बारे में दोस्तों है। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएगी। अगर अध्यक्ष बनाना है विधानसभा में तो उसकी तिथि का निर्धारण कौन करेगा, गवर्नर दोस्तों, राज्यपाल। और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। जो सचिव होगा वो दोस्तों वो अपने प्रत्येक जो आपके सदस्य हैं विधानसभा के उनको सूचना देगा कि इस तारीख को निर्वाचन होने वाला है। सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यानी सदन के अंदर उपाध्यक्ष बनते हैं, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी है? उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाती है। अध्यक्ष की दोस्तों कौन करेगा, राज्यपाल। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कौन करेगा, तो आपकी विधानसभा का अध्यक्ष। और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी कि इस दिन उपाध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। सामान्य बैठकें, सदन की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे होती है। प्रश्नकाल, यानी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल का कहलाता है। विधानसभा शुरू होती है तब से दोस्तों, कब से कब तक, 11 से शाम 5 बजे तक। और जो प्रश्नकाल यानी कोई आपके पूछना है तो उसके लिए 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कौन सा काल कहलाता है, प्रश्नकाल, जिसमें आपके अलग अलग विधायक होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के आपके चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सदस्य द्वारा राज्य सरकार से पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, अंतरांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न दोस्तों। अब तारांकित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, अंतरांकित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं और अल्प सूचना प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, ये सुरेंद्र सिंह रावत जल संसाधन मंत्री इनको जवाब देते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार आपके। अब देखो, तारांकित प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है इस प्रकार। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाता है और एक ही सदस्य द्वारा एक ही दिन में 2 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता दोस्तों। यानी प्रश्न काल होता है उस समय दोस्तों कम से कम कितने, 12 प्रश्नों पर विचार किया जाना अनिवार्य है। और एक ही सदस्य विधानसभा का एक दिन में 2 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता और मौखिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है, ये तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। और एक है होता है दोस्तों अंतरांकित प्रश्न, इनका उत्तर लिखित रूप में सदस्य को दिया जाता है। प्रश्नों की सदन में चर्चा नहीं होती, डायरेक्ट सदस्य को दोस्तों लिखित रूप में दे दिया जाता है।
सार्वजनिक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अंतरांकित प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, यानी सूचना दे सकेगा दोस्तों। इसके बारे में उल्लेख अंतरांकित प्रश्न के बारे में है। आज विधानसभा में इन विभागों से संबंधित हो गए सवाल दोस्तों, ये अलग अलग विभाग से संबंधित एक सप्ताह के अंदर अलग अलग चीजें आपकी पूछी जा सकती है दोस्तों, ये इसके अंतर्गत प्रावधान रहता है। चलिए, एक होती है अल्प सूचना प्रश्न। वह प्रश्न जिसका उत्तर किसी सदस्य को 14 दिन से कम अवधि के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता है, वो होता है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न। ध्यान रखना, वह प्रश्न जिसका उत्तर किसी सदस्य द्वारा 14 दिन से कम अवधि के अंदर दिया जाता है दोस्तों, वो अल्प सूचना प्रश्न हो जाएगा। अब होता है शून्यकाल दोस्तों, ये क्या होता है, यानी शून्यकाल। 12 से 1 बजे तक आपका समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें होते हैं सदन में ज्यादा हंगामे दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान हुआ हंगामा, इस प्रकार की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। वर्तमान में भी आपके हो चुकी है दोस्तों ऐसी घटनाएं विधानसभा में, कुछ विधायकों को दोस्तों निलंबित भी किया था। चलिए, अब 12 से 1 अपने 11 से 12 तक प्रश्नकाल का समय, ठीक है, और आपका 12 से 1 बजे तक का शून्यकाल समय, जिसमें दोस्तों आपके बिना सूचना में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और आधे घंटे की चर्चा, विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोक महत्व के किसी विषय पर जिसके संबंध में किसी प्रकार का या किसी प्रश्न का विषय रह गया है, तो उसके संबंध में जो स्पष्टीकरण आवश्यक हो, यह आपके अंत में दोस्तों होता है। कोई सदस्य आधे घंटे की चर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो 3 दिन पूर्व सचिव को लिखित सूचना देना होगा तथा उस सूचना को समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा दोस्तों, तभी दोस्तों सदन के बारे में, उस विषय के बारे में अंत में चर्चा हो सकेगी। विधानमंडल के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव दोस्तों, अलग अलग प्रकार के आप कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था अविश्वास प्रस्ताव कौन सा होता है, विश्वास प्रस्ताव कौन सा होता है, इसके बारे में डिटेल। ये देखो, अविश्वास प्रस्ताव खारिज, कांग्रेस लूट की दुकान और झूठ का बाजार, जनता लगाएगी ताला मोदी, ये कहा था पत्रिका के अंदर दोस्तों। इस प्रकार की न्यूज आती है ना सारी, यानी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। जो विपक्ष में होते हैं दोस्तों, वर्तमान में अगर चाहे अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करना, तो दोस्तों कौन लाएगी, जो विपक्ष में सरकारें होंगे, विपक्ष का जो आपके दल होगा वो लाएगा। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कुल कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने से पहले मांगनी होगी दोस्तों। आपकी इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनमें अनुमति मांगने वाले सदस्य उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव को लिखित सूचना देनी होगी। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा सीटों का 1/5 यानी 20% सदस्यों, अर्थात राजस्थान में कम से कम 40 सदस्य अगर उस पर साइन कर दे, तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विधानसभा में, ठीक है ना। तो 40 विधायक किसी के पास है और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहे तो आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए, अब अगली चीज आपके सामने है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए, पारित, तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव हो गया खारिज, यानी दोस्तों पारित नहीं हो पाता है, तो 6 माह तक वापिस नहीं लाया जा सकता। और राजस्थान में विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव 13 बार ला चुके हैं, लेकिन एक बार ही दोस्तों पारित नहीं हुआ है, सरकार नहीं गिरी अविश्वास प्रस्ताव से। और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरोध में लाया जाता है दोस्तों, और सरकार नहीं गिरती है। उसके बाद होता है विश्वास प्रस्ताव, यह सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष में जो आपका दल होगा वो। और विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, जो सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत साबित किया जाएगा। जिस प्रकार सचिन पायलट का गुट का दावा है, गहलोत के पास क्या है, 15 विधायक हमारे संपर्क में है, गहलोत के 15 विधायक हमारे संपर्क में। इस प्रकार की न्यूज आप देखते हो ना, पिछले सरकार में देखी होगी काफी। तब दोस्तों जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में है दोस्तों, अभी मान लीजिए कि अपने बीजेपी के अंदर अलग गुट बन जाए, उसके अंदर देखा जाए वो कह दे कि अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करो, तो भजन लाल जी को क्या करना पड़ेगा, विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा विधानसभा के अंदर, कि मेरे पास पूर्ण विधायक है।
और जो विश्वास प्रस्ताव है ये सत्ता पक्ष के द्वारा ही लाया जाता है और ये विधानसभा में लाया जाता है और पारित ना होने पर सरकार गिर जाती है। अगर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव तो पारित हो जाए तो सरकार गिरती है, वो विपक्ष के द्वारा, और विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार नहीं गिरती, और विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, पूर्ण उसके पास विधायक नहीं है, तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक बार ही सरकार नहीं गिरी है। 3 बार भैरों सिंह शेखावत द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत द्वारा दोस्तों लाया गया था। सबसे पहले 1990 में भैरों सिंह शेखावत द्वारा, वह अंतिम बार अगस्त 2020 में अशोक गहलोत के द्वारा। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव की पूर्ववर्तीता होगी दोस्तों, उस प्रकार की सारी आपके जो अपने नियम है वो सारे रहेंगे। स्थगन प्रस्ताव, गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अपना स्थगन प्रस्ताव है दोस्तों। यानी स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष, सचिव और संबंधित मंत्री को दी जाती है। इस प्रकार के बारे में आपने देखा होगा ना, राजस्थान विधानसभा में बजवावा हत्याकांड पर चर्चा की मांग, विधायक आपके पितराम सिंह काला ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव। ये आपके सारी चीजें आपके स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत आती है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/10 के हस्ताक्षर होने चाहिए। लगभग आपने कितने दोस्तों, 20 विधायक के। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति क्या होनी चाहिए, आवश्यक, और एक बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय पर आपका सीमित रहेगा, और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दोस्तों ये सारी इसके अंदर नियम रहते हैं आपके स्थगन प्रस्ताव के अंदर। चलिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का कोई विषय उठाया जाता है तो इसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी दोस्तों। यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगर आता है तो विधानसभा के कोई भी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित पर कोई विषय उठता है तो इसकी सूचना प्रमुख जो सचिव होता है उसको देनी पड़ेगी दोस्तों। ये देख रहे हो ना, राजस्थान विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई क्या चर्चा, खास रिपोर्ट। शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट देने के बारे में मुद्दा दोस्तों, ये इस प्रकार के आते हैं, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं। और एक होता है कटौती प्रस्ताव, सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष द्वारा यह लाया जाता है। और ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है नीतिगत कटौती, एक होती है सांकेतिक कटौती, और एक होती है आपकी अर्थगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होती है, जब मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। अगर जब मांग की राशि कितनी, 1 रुपया, वो तो होता है नीतिगत कटौती। उसके बाद होती है सांकेतिक कटौती, जब मांग की राशि 100 रुपए की कमी की जाए। और अर्थगत कटौती होती है मांग की राशि में उल्लेखित राशि की कमी की जाए, और मितव्ययता कटौती भी इसे कहते हैं। ये इस प्रकार के दोस्तों आपके अलग अलग दोस्तों क्या होते हैं, कटौती के संबंधित प्रस्ताव होते हैं। और कटौती प्रस्ताव की दोस्तों अपनी योग्यता यानी क्या शर्तें हैं, ये केवल एक मांग से संबंधित होगा, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा, और इसमें ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, इसके बारे में भी दोस्तों इसमें नहीं लाया जा सकता। और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए, जो राज्य की संचित निधि होती है इसके बारे में किसी भी प्रकार का कटौती का विवरण नहीं होना चाहिए। और कटौती प्रस्ताव की योग्यता अध्यक्ष द्वारा, यानी दोस्तों क्या लाना है या नहीं लाना, इसकी दोस्तों कौन करेगा, अध्यक्ष ही निश्चित करेगा कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। जल्दी से अब अगला प्रश्न, पर मुझे नाम आ रहा है अगला प्रश्न दोस्तों, क्योंकि मेरी जो एमसीक्यू की बैच की क्लास एप्लीकेशन के अंदर चलती है 4-5, उसमें दोस्तों मैं ज्यादा प्रश्न ही करवाता हूं दोस्तों उसके अंदर, इसलिए। चलिए, धन्यवाद प्रस्ताव, आम चुनाव के बाद गठित नई सरकार द्वारा वर्ष के प्रथम सत्र यानी बजट सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का क्या करता है, उल्लेख करता है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, यह होता है धन्यवाद प्रस्ताव। और उसके बाद होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इनसे आज तक तो प्रश्न नहीं बने, लेकिन दोस्तों मैं नहीं चाहता कि प्रश्न बन जाए और आप गलत कर दो, इसलिए 1-2 बार इन चीजों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ज्यादा इसमें टाइम मत खराब करना, ठीक है।
किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब सदस्य यह अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट ना करके सदन में गलत सूचना दी है, उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है दोस्तों, तब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कोई भी आपका सदस्य है जिसके द्वारा उस समय दोस्तों कोई आपका प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव, और वह दोस्तों ऐसा अनुभव करता है कि उसके अंदर मंत्री ने सही तथ्यों के यानी उनके बारे में नहीं बताया, गलत कथन दिया है, तो उसके बारे में दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। और एक होता है निंदा प्रस्ताव, ये विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, और लेकिन सरकार नहीं गिरती दोस्तों। अब मान लीजिए कांग्रेस अगर अपना निंदा प्रस्ताव लेकर आ जाए जिसमें सरकार की दोस्तों जो प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, वो क्या है, गिरता है, लेकिन सरकार नहीं गिरेगी इसमें यह पारित होता है तो। और अब होता है दोस्तों विधेयकों का प्रमाणीकरण। हम सारी चीज अब तक क्लियर कर चुके हैं, अब बस दोस्तों नॉर्मल चीजें बची है जिसमें आपको याद रखनी है। विधेयकों का प्रमाणीकरण किस प्रकार होगा दोस्तों, इसके बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाए और उसकी दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जाएगी, यह विधेयकों का क्या होगा, प्रमाणीकरण। परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों के में सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयक प्रमाणित कर सकता है। अगर दोस्तों अनुपस्थित है अध्यक्ष, तो दोस्तों समय क्या जो सचिव होगा दोस्तों, वह दोस्तों इस विधेयक को प्रमाणित कर सकता है अध्यक्ष की ओर से दोस्तों, और फिर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने पर, जब कोई विधेयक जो सदन द्वारा पारित हो चुका है और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए, तो विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में सम्मुख रखा जाएगा। यहां से आया राज्यपाल के पास दोस्तों, राज्यपाल दोस्तों किसको, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो दोस्तों विधानसभा में वापिस रखेंगे, चर्चा करेंगे और पुनर्विचार करेंगे। विधेयक के बारे में हमने पढ़ा था ना, राज्यपाल के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सदस्य के स्थानों का त्याग पत्र, जो सदस्य अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह इसकी सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र दोस्तों द्वारा देगा। अगर कोई सदस्य अपना स्थान त्याग करना चाहे दोस्तों अपने पद का, तो दोस्तों उसके बारे में अध्यक्ष को संबोधित करेगा और अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित पत्र देना होगा दोस्तों जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसे। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्याग पत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्याग पत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्याग पत्र स्वीकार कर सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष कोई भी व्यक्ति त्याग पत्र देना चाहिए अपने सदस्य विधानसभा का, तो दोस्तों वह ऐच्छिक या असली है, उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है ना अध्यक्ष के पास, तो भी दोस्तों स्वीकार कर सकता है। और यदि अध्यक्ष को त्याग पत्र पोस्ट या किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्याग पत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है और ऐसा उचित समझे, जैसा वो दोस्तों उचित समझे वह इस प्रकार कर सकता है। और कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने से पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा। अगर दोस्तों विधानसभा का सदस्य त्याग पत्र भेज देता है और अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता, उससे पहले वापस भी ले सकता है, और अध्यक्ष सदस्य का त्याग पत्र स्वीकार करने के पश्चात सदन को सूचना देगा कि सदस्य ने सदन में अपने स्थान का त्याग कर दिया है। इसके बारे में कौन सूचना देगा, अध्यक्ष होगा वो। और दोस्तों अब आपकी जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे कमेंट चल रहे हैं, आप पढ़ दो बेटा, इन कमेंटों से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इन कमेंटों से दोस्तों यहां पर अपनी संतुष्टि ले लोगे। इस प्रकार के आप कमेंट करो, मेरे पास हो रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, ये यूट्यूब थोड़ी है आप इसमें, इसीलिए तो हमने प्राइवेट कर रखे। फिर भी बच्चे इस प्रकार की बदतमीजियां करते हो दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कि आप पेमेंट करके इस प्रकार के कमेंट करते हो। कुछ दोस्तों आप स्टूडेंट हो, कुछ अहमियत है आपकी, इस चीज को समझो, ठीक है ना। चलिए समितियां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए 22 समितियां व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 वित्तीय समितियां हैं और 17 अस्थायी समितियां और 1 अस्थायी समिति। यानी दोस्तों आज तक कितनी समितियां बनाई जा चुकी है, तो 22 समितियां बनी है, जिसमें से 4 वित्तीय समितियां हैं, 17 दोस्तों अस्थायी समितियां हैं
और एक अस्थायी समिति है। 17 और 4 21 और एक 22। वित्तीय समितियों के बारे में बात करी जाए, 4 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए, समितियों के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर समिति का अध्यक्ष बनाना है तो उसका चुनाव कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। और यह समिति अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सौंपती है। अब दोस्तों कुछ आपकी समितियों के बारे में बता देता हूं दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति, जिसका गठन होता है 10 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और इस समिति का कार्यकाल है 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। और अध्यक्ष कौन है? विपक्ष दल का सदस्य दोस्तों। यानी इस समिति का जो लोक लेखा समिति होती है यानी जन लेखा समिति, चाहे किसी भी सरकार हो दोस्तों, किसी भी पार्टी की, उसमें विपक्ष का होगा उस दल का सदस्य दोस्तों, इसका क्या बनेगा? अध्यक्ष। और ये राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण और निगरानी का कार्य करती है दोस्तों समिति। एक है प्राक्कलन समिति कै। इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। इस समिति को 17 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का कार्य जो काम होता है यह सौंपा गया है दोस्तों। और इसमें आपके उद्योग एवं खनन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त, शिक्षा, विधि एवं न्याय, आबकारी एवं कर, वन, ऊर्जा, ये सारे विभाग दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। और एक है प्राक्कलन समिति ख दोस्तों। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों, आप तब तक पढ़ लो, ठीक है। सर माफी चाहता हूं, मैंने एक कमेंट किया था। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों प्राक्कलन समिति है, इस समिति को 16 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। और इसमें गृह विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिक आदि विभाग इसके अंतर्गत आते हैं प्राक्कलन समिति ख के अंतर्गत। राजकीय उपक्रम समिति, इसका गठन होता है अप्रैल 1968 में। और 4 जांच समितियां बनती है। एक है दोस्तों प्रश्न एवं संदर्भ समिति, सदस्यों की नियुक्ति और विधानसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, जो प्रश्न काल संदर्भ समिति होती है इसकी। इसमें 15 सदस्य होते हैं। किसी तारांकित प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले, अंतरांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, उत्तर प्राप्त अवसर पर दिए जाने पर भी समय प्राप्त ना हो तो अध्यक्ष को उत्तर संतोषजनक नहीं लेंगे तो अध्यक्ष उस प्रश्न के संदर्भ में समिति को सौंप देगा। और ऐसे में प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपती है दोस्तों यह समिति। याचिका समिति, सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 15 सदस्य होते हैं इसमें। और इसका कार्य उन याचिकाओं की जांच करना और जो सदनों के सदस्य के माध्यम से आम जनता द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तुत की जाती है, यह होती है याचिका आपकी समिति। एक है दोस्तों विशेषाधिकार समिति, सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। और 15 सदस्य होते हैं। और विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले में जांच ये करती है। और एक होती है सदाचार या आचरण समिति, 9 सदस्य हो सकते हैं इसमें। और सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इसका कार्य विधानसभा के सदस्यों के अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना है। और विधानसभा में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच भी करती है दोस्तों। अभी वर्तमान में दोस्तों सदाचार आचरण समिति, अभी दोस्तों इस प्रकार का ही मामला हुआ था एक दोस्तों। एक आपने कह दिया कि इंदिरा को दोस्तों दादी क्यों बोला है, कांग्रेस की दादी, ऐसा आपने आरोप लगा था विपक्ष के द्वारा। जो सत्ता पक्ष के उसके अपने मंत्री के खिलाफ दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बोला, तो दोस्तों उसके बारे में अपने हंगामा हो जाता है। और फिर दोस्तों विधानसभा क्या कर दी जाती है? स्थगित उस दिन के लिए। और इसमें 6 आपके विधायक होते हैं दोस्तों, उन्हें सदस्य होते हैं, उनको निलंबित कर देता है इस सत्र के दौरान, वो अपने विधानसभा के अंदर नहीं जा सकते। और इस प्रकार के जो आपके इसकी नियुक्ति विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो करेगा। और कोई भी दोस्तों इसमें दुर्व्यवहार या मर्यादा बनाए रखने के बारे में दोस्तों जांच की जो मामला है ये आपकी देखते हैं। ये देखा ना, विधानसभा में मार्शल से भिड़े कांग्रेसी विधायक, महिला विधायक की टूटी चूड़ियां, ये आप किस प्रकार की न्यूज आती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती है, ठीक है ना। चलिए देखने लायक होती है। अन्य समितियां दोस्तों, अन्य समितियों के बारे में बात करी जाए, कार्य सलाहकार, कार्य मंत्रणा समिति, 15 सदस्य होते हैं। और सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? मनोनीत करता है। विधानसभा अध्यक्ष में ही इसका वेतन या सभापति अध्यक्ष होता है दोस्तों। और कार्यकाल 1 वर्ष। ये राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत रखती है या नियत करती है। नियत
समिति और नियम उप समिति। विधानसभा अध्यक्ष स्वयं ही इस समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है और समिति का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है और इस अध्यक्ष में सहित 15 सदस्य आपके अलग अलग होते हैं। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करना तथा नियमों में परिवर्तन या संशोधन की सिफारिशें भी इसके अंतर्गत की जाती है। एक होती है सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति। विधानसभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे। सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और इस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। कितने सदस्य इसके अंदर नियुक्त हो सकते हैं? नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा? ज्यादातर जो समितियां ना, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? मनोनीत किए जाते हैं। और इसके दोस्तों जो विधानसभा का अध्यक्ष और इस समिति के पदेन सभापति होंगे, इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है। चलो बेटा सॉरी। विधानसभा समिति और वर्तमान अध्यक्ष। अब है जन लेखा समिति, उसके है टीकाराम जूली दोस्तों अध्यक्ष। हमने पहले पढ़ा था ना दोस्तों, आपके इस जन लेखा समिति के बारे में पहली समिति पढ़ी थी। ये आपके सरकार के आप घाटे के बारे में निगरानी रखने के बारे में कार्य करती है। एक है राज्य की उपक्रम समिति, जिसके अध्यक्ष है कालीचरण सराफ। प्राक्कलन समिति कै के अपने अध्यक्ष है दोस्तों अर्जुन लाल जिनगर। प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष कौन? श्री चंद कृपलानी। और विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह। और याचिका समिति के हमीर सिंह भायल। प्रश्न संदर्भ समिति के संदीप शर्मा। सदाचार समिति के अध्यक्ष है दोस्तों कौन? हरीश चौधरी। और कार्य सलाहकार समिति के वासुदेव देवनानी। नियम समिति के भी दोस्तों वासुदेव देवनानी। और अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है विश्वनाथ मेघवाल। और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है फूल सिंह मीणा। और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष है केसरा राम चौधरी। और अल्पसंख्यक आपकी कल्याण समिति है, इसके आपकी संबंधित समिति होती है, इसके अध्यक्ष है पब्बाराम विश्नोई। और महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति है, उसके अध्यक्ष है शोभा चौहान। पर्यावरण समिति के डॉक्टर दयाराम परमार। सामान्य प्रयोजनों संबंधी आपकी जो समिति है, इसके दोस्तों वासुदेव देवनानी। चलिए, ये होता है दोस्तों आपका विधानसभा टॉपिक पूरा। दोस्तों क्लास लाइक कर देना यूट्यूब वालों, ठीक है ना।